बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है डायनामिक्स के बारे में, क्लास 9 का। तो डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड काज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनामिक्स। मोशन जो बॉडी करती है उसको जो हम स्टडी करते हैं और उसकी जो रीज़न है जिस वजह से वो मोशन करती है उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ एजेंट विच मूव्स और टेंड टू मूव्स, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसी तब्दीली है। फोर्स इज आल्सो कॉल्ड पुश और पुल। अगर कोई जिस्म हरकत की हालत में है तो उसे रोकती है, अगर कोई जिस्म रुका हुआ है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो अब है हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Every object remains in state of rest or uniform motion in a straight line until provided no net force act on it। का एक जिस्म अपनी जो है मोशन को हालत को जारी रखेगा। अगर वो मोशन की हालत में है तो मोशन की हालत में है, अगर रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में है, जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। इसकी मिसाल आप देखेंगे, आपके पास एक बुक है इस तरह करके, अगर वो ऐसे टेबल पे पड़ी हुई है तो उसके ऊपर इसका वेट नीचे की जानिब अमल कर रहा है और रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की जानिब इसकी जानिब अमल कर रही है। ये इसका वेट नीचे की जानिब अमल कर रहा है और रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की जानिब अमल कर रही है। तो ये बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई ये क्या रहेगी? रेस्ट की फॉर्म में रहेगी। क्यों रेस्ट की फॉर्म में रहेगी? क्योंकि इसका वेट नीचे की जानिब अमल कर रहा है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की जानिब अमल कर रही है। जैसे ही हम यहाँ पे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगी और इसको इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि हर जिस्म जो है अपनी हालत सुकून या मोशन की फॉर्म को जारी रखता है जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करती। Every object remains in state of rest or uniform motion until no external force applied on it। Similarly, एक केस आप ये ले लेते हैं कि आपके पास अगर एक बॉल है तो अगर आप उस पे फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी मोशन को जारी रखेगा, उतनी देर तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगाई जाती। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये जिस्म क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन की फोर्स जो है इस सरफेस के ऊपर ना हो तो ये बॉल अपनी मोशन को जारी रखेगा। तो यही न्यूटन ने जो लॉ पेश किया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि अगर एक बुक जो है अगर टेबल पे पड़ी हुई है तो वो उतनी देर तक टेबल पर पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी। अगर एक बॉल को आप फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन की हालत में आ जाएगा, तब तक अपनी मोशन को जारी रखेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करेगी। एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉल क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये बुक टेबल पे पड़ी हुई थी तो ये टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक इस पे फोर्स अमल नहीं करेगी। तो ये बुक जो है जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये रेजिस्ट करेगी अपनी रेस्ट की हालत से मोशन की हालत में जाने के लिए। तो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इसी तरह इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट इज रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि वो अपनी हरकत या मोशन अगर रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में रहने की कोशिश करेगी, अगर मोशन की हालत में है तो मोशन की हालत में रहने की कोशिश
करेगी और उसके खिलाफ मुजामत करेगी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में जो होता है किसी जिस्म के मास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने स्टडी किया है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो अब हम बात करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये भी न्यूटन ने पेश किया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ हम स्टडी करते हैं। न्यूटन ये कहता था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो जो एक्सीलरेशन होता है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पैदा होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी आप फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा लगाएंगे एक्सीलरेशन ज्यादा पैदा होगा, जितनी फोर्स आप कम लगाएंगे एक्सीलरेशन कम पैदा होगा। तो when force is applied on a object, acceleration is produced. This acceleration is directly proportional to the mass, and this acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of an object. जितना ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, मास फोर्स ज्यादा लगेगी, एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा। जितना आप फोर्स कम लगाएंगे एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगा। और जो एक्सेलरेशन है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जिस्म का मास कम होगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, अगर किसी जिस्म का मास ज्यादा होगा तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो ये न्यूटन ने जो था सेकंड लॉ पेश किया था, व्हेन force is applied on a body acceleration will be produced, this acceleration is directly proportional to the force। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन जो है मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना एक्सेलरेशन फोर्स ज्यादा लगेगी एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, फोर्स कम होगी एक्सेलरेशन भी कम। ये एक्सेलरेशन जो है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम। तो ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसे हम इकट्ठा कर लेते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f ओवर m। ये m यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसे हम करेंगे खत्म तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट लगाएंगे, k कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर k की कीमत क्या है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास k की जगह 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर ma जो है फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हमने क्या किया, फोर्स का फार्मूला प्रूव किया। तो न्यूटन ये कहता था कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया। अब हम फोर्स का यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स बनाने के लिए हम F इज इक्वल टू ma है। तो अगर किसी बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। अगर किसी जिस्म का मास 1 किलोग्राम है और उसके ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन के इक्वल होगी। या हम ये कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी मूविंग जिस्म के मास और वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट है इसका मास और वेलोसिटी का। तो ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है p इज इक्वल टू mv।
तो v वेलोसिटी वेक्टर है, v मास स्केलर है और मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। किसी जिस्म में मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब क्या होता है, मोमेंटम कहलाता है। अब हम यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। आप जानते हैं कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर फी सेकंड होता है। अगर कोई जिस्म जिसका मास 1 किलोग्राम हो और वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका मोमेंटम क्या होगा, किलोग्राम मीटर फी सेकंड उसका मोमेंटम होगा। और ये मोमेंटम के यूनिट है। मोमेंटम का एक यूनिट जो होता है न्यूटन सेकंड भी होता है, ये दूसरा यूनिट है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास किलोग्राम मीटर फी सेकंड यूनिट आ गया। आपने इसको s से मल्टीप्लाई कर लिया, s से डिवाइड कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और 7 सेकंड उसी तरह ही दिया गया, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, 1 न्यूटन के इक्वल है और ये उसी तरह। तो न्यूटन सेकंड जो है ये मोमेंटम का दूसरा यूनिट है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। P is equal to mv, P is equal to mv। अगर एक जिस्म जिसका मास 1 किलोग्राम है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर फी सेकंड होगा और दूसरा यूनिट जो है न्यूटन सेकंड होगा। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरी आर्टिकल्स की समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।